अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्कृति, संस्कृति, शुभ, लक्षिता, बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? देखो आज मैं आपको एक इसकी जो वेटेज है पेपर में वो करीब करीब 8 नंबर की है। 6 नंबर का क्वेश्चन तो एक कंपलसरी आना ही है। आज की डेट में जो पिछले साल का रिव्यू था, आपको पता है अब 15 पेपर बनते हैं, 3 हर रीजन में सेट बनते हैं। मैं कहता हूं मेरे हिसाब से 60-40 का रेशियो है। 60% जर्नल एंट्री और 40% रियलाइजेशन अकाउंट। और एक पेपर में ऐसा आया जिसके अंदर रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। 1 मार्कर के सवाल आने ही आने हैं और 91 बच्चा गलती करता है 1 मार्कर के सवाल में। अब इससे पहले कि मैं चैप्टर को शुरू करूं, एक बार मैं आपको 1 शॉट रिवीजन बता देता हूं। नंबर 1, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में डिफरेंस होता है। आपने जो चेंज इन पीएसआर का चैप्टर पढ़ा, एडमिशन का चैप्टर पढ़ा, रिटायरमेंट का चैप्टर पढ़ा, डेथ का चैप्टर पढ़ा, ये सब क्या थे? ये सब थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और आपको पता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या थी? एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां पर पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, उसकी जगह नया एग्रीमेंट रिप्लेस हो जाता है और बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। गुड इवनिंग बेटा। बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है, बिजनेस बंद नहीं होता। अब यहां पर हम कंप्लीट बिजनेस को वाइंड अप करने जा रहे हैं, लिक्विडेट करने जा रहे हैं, यानी कि बिजनेस को बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं वाइंडिंग अप। और इसको हम कंप्लीट बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे बड़ा क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस बंद हो गया। और आपको यह पता है कि यहां पर जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं, तो वहां पार्टनर का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो एग्जिस्टिंग में रहता है क्योंकि बिजनेस चल रहा है। बट अगर पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाता है तो पार्टनर के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है। राइट? उसके बाद आते हैं हम कि एक बिजनेस को, मोड ऑफ डिसोल्यूशन, कि एक बिजनेस को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर पार्टनर ने म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रखा है तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है वो आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। आपको मेन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट तो दिमाग में रखना ही रखना है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन। आप लोग क्या करते हो, आपको थ्योरी तो याद होती है, पर आप लोग क्या करते हो, आप दोनों जो मोड ऑफ डिसोल्यूशन है उसको मिक्स कर देते हो और इस वजह से आपका 1 मार्कर का आंसर गलत हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन में आपको 2 बातें याद रखनी है। जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट की बात आ जाए, इंसॉल्वेंसी की बात आ जाए, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब हमारा कोई एक पार्टनर दिवालिया घोषित हो जाए। व्हेन ऑल पार्टनर बिकम एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, यानी कि मोटा मोटी बात हुई कि अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में हमें बिजनेस को बंद करना ही करना है। दैट इज अनिवार्य। कंपल्सरी मतलब अनिवार्य, हम बिजनेस को बंद करेंगे कंपल्सरी डिसोल्यूशन में। याद रखना, इंसॉल्वेंसी केस में, बार बार बोल रहा हूं, इंसॉल्वेंसी के केस में बिजनेस को कंपल्सरी डिसॉल्व करना ही करना है। और दूसरा मेजर जो रीजन है कंपल्सरी डिसोल्यूशन का वो है अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, इल्लीगल हो जाए। और बिजनेस इल्लीगल हो जाए इसका मतलब क्या है? आप ये कहेंगे कि सर जब बिजनेस इल्लीगल कैसे हो सकता है? जब हमने पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा उस वक्त तो हमने ये पढ़ा था कि एक लॉफुल बिजनेस ही होना चाहिए अगर पार्टनरशिप बनानी है। उसका बेसिक रीजन था, एक बेसिक फंडा था कि हम इल्लीगल बिजनेस तो पार्टनरशिप बना ही नहीं सकते। तो बच्चों वो पार्टनरशिप बिजनेस अनलॉफुल हुआ जो पहले लीगल था, बाद में इल्लीगल हो गया। जैसे कि आज की डेट में अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि पहले दिल्ली के अंदर फैक्ट्रियां चलती थी, पोल्यूशन होता था,
पर अब ये कहा गया कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने कि अब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन वाली फैक्ट्री, जैसे जो एसिड बनाते हैं या जो पॉल्यूशन करते हैं, पानी में पॉल्यूशन फैलाते हैं, वो दिल्ली में अब चलेंगी नहीं। तो वो पहले बिजनेस लीगल था, अब वो इलीगल हो गया। शुभ, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बट हमारे एनसीईआरटी के अंदर इसके ऊपर एक केस स्टडी दी गई है। वो केस स्टडी ये दी गई है कि अगर हमारा कोई पार्टनर किसी ऐसी कंट्री से बिलोंग कर रहा है जिससे हमारी कंट्री की वार शुरू हो जाती है, एंड दैट पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनर्स ऑफ एनिमी कंट्री। तो आप ये नहीं कह सकते कि एनिमी कंट्री के केस में जब पार्टनर होता है तो कि आप उसे रिटायर कर दो और बिजनेस को कंटिन्यू करो। नहीं, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा, जब ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट या बिजनेस आर अनलॉफुल। और अनलॉफुल के लिए आपके लिए जो सबसे बड़ी क्लॉज दी गई है वो क्लॉज ये दी गई है कि अगर आपका कोई एक पार्टनर, कोई भी पार्टनर ऐसी कंट्री से बिलोंग कर रहा है जिस कंट्री से वार शुरू हो जाती है, तो वो पार्टनर आपकी एनिमी कंट्री का पार्टनर हो गया, तो उस केस में आपको कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना ही करना पड़ेगा। तीसरा टाइप का मोड ऑफ डिसोल्यूशन जिसको पेपर में सबसे ज्यादा आता है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। यानी कि वहां पर कोर्ट का हस्तक्षेप होगा, कोर्ट की इंटरवेंशन होगी। यहां पर भी वन मार्कर का एक डिफरेंस आ सकता है। देखिए, जब आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, वहां पर कभी भी कोर्ट ने इंटरवेंशन नहीं करा। यानी कि जब आपने एडमिशन करा, रिटायरमेंट करा, डेथ करा, तो वहां पर कभी भी कोर्ट ने इंटरवेंशन नहीं करी। पर डिसोल्यूशन केस में कोर्ट इंटरवेंट कर सकती है। तो एक बेसिक डिफरेंस ये भी हो गया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस बंद हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है। डिसोल्यूशन पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू रहता है। वहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इकोनॉमिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट रहता है, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म में रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। यहां पर आपने देखा होगा वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप में कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कोर्ट का इंटरवेंशन होता है। तो ये थ्योरी आपकी आई बात कंपल्सरी डिसोल्यूशन के ऊपर, वो हमने कर लिया। अब आ जाओ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कि कोर्ट किस केस में डिसोल्यूशन करता है। अगर कोई पार्टनर इनसेन यानी कि अनसाउंड माइंड हो जाए, तो उस केस में डिसोल्यूशन जो है वो कोर्ट के थ्रू होगा। आप अपने आप डिसोल्यूशन नहीं कर सकते, उसमें कोर्ट के थ्रू ही आप बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई पार्टनर अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए इनकैपेसिटेट हो जाए, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होगा। अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट, मिसगिल्टी कोई अपने वर्क में परफॉर्मेंस में कर देता है, तो उस केस में भी कोर्ट बाय डिसोल्यूशन होगा। और चौथा, अगर कोर्ट को यह लगता है कि अब ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इनका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये लॉस मेकिंग होता रहेगा, ये प्रॉफिट में नहीं आएंगे, तो उस केस में भी कोर्ट डिसोल्यूशन कर सकता है। अब एक और डिसोल्यूशन का मोड है जिसमें हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। एक क्लॉज होती है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल के अंदर भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं, बट उसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल वाली, पार्टनरशिप जो है एट विल वाली है, तो आपको रिटर्न नोटिस, वहां पर वन मार्कर का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पार्टनर ने, पार्टनरशिप एट विल बनी हुई है, तो एक पार्टनर सभी पार्टनर को सूचना देगा, इंफॉर्मेशन देगा कि हम पार्टनरशिप को बंद करने जा रहे हैं, फर्म को बंद करने जा रहे हैं, पर ये वो ओरली नहीं बोलेगा, वो रिटर्न में नोटिस देगा। तो वन मार्कर का सवाल ये बनता है कि अगर पार्टनरशिप एट विल है और एक पार्टनर अदर पार्टनर को नोटिस देता है, पर वो नोटिस वर्बल देता है, तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर वो रिटर्न नोटिस देगा तभी पार्टनरशिप एंड विल के अंदर में डिसॉल्यूशन हो सकता है। अब दूसरी बात, यहां पर हम करते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहां पर हम 4 अकाउंट बनाते हैं। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले, हाँ, इससे पहले बताऊंगा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेक्शन 48 कहता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में। जब भी हम, हेलो बेटा, जब भी हम पार्टनरशिप का डिसॉल्व करते हैं, जब भी हम पार्टनरशिप का डिसॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आउटसाइडर को पेमेंट दी जाती है। जैसा कि हमने डिसोल्यूशन में देखा कि आउटसाइडर में कौन हुए, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इवन रिलेटिव लोन, ये सबसे पहले
पेमेंट दी जाएगी। उसके बाद पार्टनर के लोन उतारे जाएंगे, पे किए जाएंगे, और उसके बाद और कुछ पैसा बचता है तो पार्टनर्स को रीपे किया जाता है। अगर पैसा कम हो गया तो पार्टनर से वापस भी ले सकते हैं, रिफंड भी कर, मतलब उनको फाइनल पेमेंट भी दे सकते हैं, और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव हो गई तो उससे पैसा ले भी सकते हैं। तो ये हो गया सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 48। अब उसके बाद आपको आ जाओ, सबसे पहला अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट आपको पता, और जगह सुना आपने, जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट था वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट था। एक बात आप लाइफ में याद रखिए, जिस भी लेजर से प्रॉफिट लॉस गेन निकले वो हमेशा नॉमिनल नेचर का होगा। उसके बाद हमने रियलाइजेशन, इसमें जो डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में जो 70% वेटेज हो जाती है लेजर के केस में, 70% आंसर की हमारी 70% वेटेज रियलाइजेशन अकाउंट खा जाता है। तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट के कुछ रूल्स थे जो मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स एक्सेप्ट कैश, मतलब इसे एक्सेप्ट का मतलब छोड़ना है, एक्सेप्ट कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है बैलेंस शीट वाली वैल्यू। तो आपकी जनरल एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। आप सन्ड्री एसेट्स के नाम अलग अलग लिखेंगे। नंबर 2, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, लोन क्रेडिटर, मिसिज लोन। यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जिसमें आप सबसे ज्यादा गलती करते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो ए आउटसाइड लायबिलिटी। आप उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर भी करेंगे और उसकी पेमेंट भी करेंगे। ईपीएफ के बारे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, तो आपकी एंट्री बनी सन्ड्रीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और एक चीज और बताता हूं, जब आप इन सभी एसेट्स और लायबिलिटी को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो तो इन सब एसेट्स के एक सिंगल नेम हो जाते हैं, रियलाइजेशन। अब मशीनरी अकाउंट का नाम बदल के बन जाएगा रियलाइजेशन, आपके क्रेडिटर का नाम बदल के हो जाएगा रियलाइजेशन। जितने भी चीजें आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी उन सब के एक न्यू नेम बन जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। अब उसके बाद आपने एसेट को रियलाइज करना शुरू किया। मान लीजिए आपने एसेट सोल्ड कर दी, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद मान लीजिए कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर एसेट के बारे में सवाल में कुछ नहीं लिया हुआ, ये रियलाइज हुई या नहीं हुई, तो वहां पर आपका दिमाग दो चीजों को डिफरेंशिएट करेगा कि जिसके बारे में आपको एसेट के बारे में दिया है वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। बोलो मत, कुछ भी सुनते रहो। टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। अगर वो, सर ये टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, आपने 11 बड़ा टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स जिसका फिजिकल एसेट्स होता है, टच किया जा सकता है, सीन किया जा सकता है, जैसा कि फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी आर द एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसेट। अगर आपको टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू नहीं दी गई है कि ये रियलाइज हुई या नहीं हुई, तो आप इसे बुक वैल्यू पे रियलाइज कर देंगे। बट अगर कोई एसेट, ऐसी एसेट जो इंटेंजिबल है जैसे कि कॉपीराइट, गुडविल, एक बात याद रखना, अभी तक आपने जितने चैप्टर पढ़े वहां पर आपने AS 26 के अकॉर्डिंग गुडविल को राइट ऑफ करा। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट बोली ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश, वहां पर मैंने गुडविल वर्ड नहीं बोला। डिसोल्यूशन केस में नॉर्मली बच्चा गलती क्या करता है, उसके दिमाग में वो गुडविल को ही नहीं ट्रांसफर करता। तो आपको याद रखना है कि गुडविल यहां पर एज एन एसेट ट्रीट होगी और वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। अब आई रियलाइजेशन की बात। अगर कोई एसेट ऐसी है जो कि इंटेंजिबल है, कॉपीराइट, गुडविल, अगर उसके बारे में सवाल में रियलाइजेशन वैल्यू दे रखी है कि इतने में रियलाइज हो गई या कोई पार्टनर टेक ओवर कर गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर कोई एसेट ऐसी एसेट है जो कि इंटेंजिबल है और सवाल कुछ नहीं बोल रहा, तो आप उसे इग्नोर कर देंगे, आप उसे कंसीडर नहीं करेंगे। उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू ये मानी जाएगी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है, निल है। अब यहां पर दो चीजों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और गौर फरमाऊंगा कि एसेट के अंदर में 2-3 एसेट्स ऐसी होती हैं जो कि करंट एसेट्स होती है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। वो आपको मैंने बोला ऑल एसेट्स
ऑल एसेट्स में फिक्स एसेट्स और करंट एसेट दोनों आएंगी। और अगर मान लीजिए आपकी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर एक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया गया है और आपने उसे ट्रांसफर कर दिया और इसके बारे में कुछ लिखा, तो ये कहा गया, ये बताया गया, हम आपको बता रहे हैं कि इसे जो कि एक्रूड इनकम और प्रीपेड है, इसे हम इनटेंजिबल एसेट्स का ट्रीटमेंट देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा गया तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये बुक वैल्यू पे रियलाइज हो गया। एक्रूड इनकम के बारे में अगर कुछ लिखा गया है, नहीं लिखा गया, तो हम इसे इनटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट करेंगे और वो ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम इसकी रियलाइजेबल वैल्यू को 0 मानेंगे। बट ऑन द अदर साइड, अगर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है तो वो मेरी आउटसाइड लायबिलिटी है। तो आपको ध्यान रखना है लायबिलिटी के बारे में, चाहे कुछ दिया हो या नहीं दिया हो। अगर मैं सवाल में कुछ नहीं दिया तो मैंने आपको हमेशा बोला, हाथ जोड़ के, शराफत ये कहती है हाथ जोड़ के उसको पेमेंट दे दो कि भाई हमने बिजनेस बंद कर लिया है, कृपया करके अपने पैसे ले जाइए। अगर लायबिलिटी आपने रीपे कर दी तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी पे करी है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको बताया अगर रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में कुछ भी, अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया तो आप उसे बुक वैल्यू पे करेंगे। खासकर उसमें ईपीएफ को तो पेमेंट देना ही देना है। अब यहां पर मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, बाय में, पर उसकी पेमेंट नहीं करोगे बिकॉज ऑफ प्रोविजन। दूसरा खास बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR आप ट्रांसफर करोगे पर इसको रियलाइज नहीं करोगे या उसकी पेमेंट नहीं दोगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। WCR का क्या ट्रीटमेंट है वो मैं सेपरेट बताऊंगा। पहले मैं यहां बताता हूं, अगर WCR के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो बट ऑब्वियस है कि जो WCR है वो क्रेडिट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब एक चीज और बता देता हूं, मान लीजिए इस बार एग्जामिनर आपको बैलेंस शीट के अंदर करंट अकाउंट दे देता है, इसका मतलब वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहा था, तभी आपने फिक्स कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट खोले हैं आपने। यस, मेरी बात अनन्या समझ आ रही है? तो उस केस में आपको क्या करना है, जो करंट अकाउंट आपके ओपन हुए हैं सिंपली इसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। लेट्स से मान लीजिए एसेट साइड में किसी पार्टनर का करंट अकाउंट दे रखा है तो वो टू साइड में चला जाएगा, और अगर आपका पार्टनर क्रेडिट साइड में पार्टनर का करंट अकाउंट है तो वो बाई साइड में चला जाएगा। आपको सेपरेट करंट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हैं। हालांकि ऐसा सवाल अभी तक आया नहीं है, पर पता नहीं एकदम मेरे मन में क्या आया कि मैं अभी आपको बता दूं। हो सकता है वो एक छोटा सा पार्टनर का करंट अकाउंट दे दे, पार्टनर का करंट अकाउंट दे दे और वहां आप कंफ्यूज हो गए और आप पार्टनर करंट अकाउंट बना रहे हो, फिर सारी एंट्रियां पहले करंट में डाल रहे हो, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिसोल्यूशन के केस में जब आप बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं तो जो आपके बैलेंसेस दिए गए हैं बैलेंस शीट के अंदर करंट अकाउंट के, वो डायरेक्टली आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जी बिल्कुल, सारी एंट्रियां हम कैपिटल अकाउंट से थ्रू ही करेंगे। रियलाइजेशन का लॉस भी हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। फिर मैंने बोला कि 40% जो चांस है वो आज आपका चांस है रियलाइजेशन अकाउंट का, और 60% चांस है जर्नल एंट्री के। जर्नल एंट्री में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त सिर्फ एक बात याद रखनी है, जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आती। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त आपको यह याद रखना है कि एसेट रियलाइज हुई या नहीं हुई, लायबिलिटी पे हुई या नहीं हुई, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एज ए आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर भी होगा और पे भी होगा। IFR और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का आप कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई एसेट ऐसी है, करंट एसेट्स है जैसे कि एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो आपने ट्रांसफर करी पर उसके बारे में सवाल में कुछ नहीं दिया हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, और जो बैलेंस होगा वो आपका। और दूसरी बात, द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, आपको सिर्फ ये देखना है क्या पैसा आया है क्या गया है। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे तो आप डिफरेंस ले रहे थे, आप हैप्पी सैड हो रहे थे। रियलाइजेशन अकाउंट में आप हैप्पी सैड नहीं देखोगे, हैप्पी सैड का जो नेट अमाउंट है वो अपने आप रियलाइजेशन अकाउंट फाइंड आउट कर लेगा। कैसे? मान लीजिए आपने एसेट 1 लाख रुपए की ट्रांसफर करी डेबिट में और ये बिकी 1,20,000 रुपए की, तो क्रेडिट इज मोर देन 20,000, तो बताइए इसने 20,000 का गेन अपने आप निकाल दिया। तो आपको क्या सोचना है, क्योंकि इस लेवल पर आकर आप
रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना कर चुके होते हो तो गलती से भी गलती हो जाती है कि कई जगह आप इतने ज्यादा पजल हो जाते हो कि आप उसका डिफरेंस ले जाते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पैसा आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। और आपसे एक बात और कहूंगा, सब चुपचाप सुनेंगे। मैं आज आपको शीट ये पीडीएफ नहीं भेजूंगा क्योंकि आप फिर मछली बाजार बना देते हो क्लास का। मैं एक एक सवाल आपको कराऊंगा और आज तुम सुनोगे और मैं कराता जाऊंगा, बाकी सवाल तुम घर पे जाके करोगे। अब स्क्रीन पर आपके एक सवाल आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा है। बात नहीं बेटा, अगर तो बेटा आगे आ जा प्लीज। मैं क्या कर सकता हूं? प्रियांश तू उधर हो जा बेटा यार। आइए इस क्वेश्चन को रीड करिए और प्लीज बोलिएगा मत, और आज बोलोगे कोई तो मैं सीधा क्लास में उसको निकाल के बाहर दे कहूंगा, भाई जाओ ऑनलाइन बाहर बैठ के सीढ़ियों पर क्लास ले लो। बोलना मत बस आज। आव्या, मितांश एंड पनवीन आर पार्टनर फर्म ऑन 31st March 23 the firm was dissolved. Creditor took over furniture of a book value of 50,000 at 45,000 in part of settlement of their account 60,000। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक क्रेडिटर था, उसे हमने फर्नीचर दे दिया 50,000 की बुक वैल्यू का 45,000 रुपए में, यानी कि उसे हमने 50,000 का फर्नीचर 45,000 में दे दिया, हमारी मर्जी है दे दिया 45,000 का। और जो उसका पार्ट ऑफ सेटलमेंट अकाउंट था वो कितना था, उसकी जो 45,000 रुपए का मैंने जो फर्नीचर दिया है वो किसकी पेमेंट के अगेंस्ट में दिया, हमने 60,000 की पेमेंट के अगेंस्ट में दिया है। यानी कि हमने क्रेडिटर को 60,000 रुपए देने थे। मेरी बात से ये एग्री हो रहे हो? हमने क्रेडिटर को 60,000 रुपए देने थे, उसकी पार्ट पेमेंट में हमने उसे फर्नीचर दे दिया और वो फर्नीचर 50,000 का दे दिया हमने 45,000 में। सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? 50,000 का फर्नीचर हमने उसे 45,000 रुपए में दे दिया और वो क्रेडिटर की वैल्यू हमारी बुक में कितने की थी, 60,000 की थी। इसका मतलब अभी भी 15,000 रुपए क्रेडिटर को देने बाकी हैं कि नहीं है? तो द बैलेंस अमाउंट वाज पेड टू बी देम थ्रू चेक। तो वो सवाल में यही पूछना चाहता है कि आप उसे बैलेंस पेमेंट कितनी देंगे। तो 60 वाले क्रेडिटर को हमने फर्नीचर दिया, 50,000 का फर्नीचर हमने 45 में दिया, तो हम जो जिस पे हम सेटल हुए हैं हम वही देखेंगे। तो हमने 60 का फर्नीचर 60,000 देने थे, उसे 50 का चीज हमने 45 में दे दी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 15,000 देना है। और मैंने बोला लायबिलिटी के बारे में अगर कुछ ना लिखा हो तो जितनी उसकी बुक वैल्यू बची हुई है उतनी उसको हाथ जोड़ के पेमेंट दे दो। तो इसका जो आंसर बनेगा, द अमाउंट पेड थ्रू चेक विल बी द ऑप्शन नंबर सी 15,000, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 15,000। क्या ऑनलाइन बच्चों को यह सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलें आगे, चलते हैं आगे। आइए, अर्चना, वंदना, आरती were partner firm sharing and profit and loss in the ratio 5:3:2. Their balance sheet on 31st March 23, blah blah blah. The firm was dissolved above date. Prepare realization account. अगर आप मेरे साथ रिलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, अगर आप खुद बनाना चाहेंगे तो आप भी बनाइए, मैं भी बनाऊंगा, पर किसी के साथ डिस्कस नहीं करना आपने, क्योंकि पेपर में डिस्कस नहीं, और यहां से अगर कोई बोला कि इसका क्या करना है तो क्लास से बाहर जाएगा वो। अदरवाइज मैं तो करा ही रहा हूं, जिनको आता है वो खुद करेंगे, जिनको नहीं आता वो मेरी बात सुनेंगे। तो मुझे क्या बनाना है, रिलाइजेशन अकाउंट। पर रिलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले जिनको नहीं आता है वो पहले मेरी बात को सुन ले अच्छी से। सबसे पहला रिलाइजेशन अकाउंट में ऑल एसेट्स हमें ट्रांसफर करनी, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आप किस चीज को छोड़ेंगे, आप बैंक को छोड़ देंगे क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं होता। आप पहले सुन लीजिए, आप देख लीजिए, आप ये ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा। स्टेप नंबर 1 मनीष पूरा हो गया। रूल नंबर 2, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर है, ये आपने ट्रांसफर कर दिया। पहले इतना आप काम करिए, आप इतना काम करिए पहले। आइए मैं भी आपके साथ सवाल को बना रहा हूं। मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है, मुझे बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। यार भाई बात क्यों शुरू हो जाती है? पर अयान तू घर चला जा यार, घर चला जा यार, क्या दिक्कत क्या तुझे यार, बता, मैं बोल रहा हूं बार बार यार। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट।
पर्टिकुलर्स पूरा लिखेंगे, कोई शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म नहीं लगेगा कोई भी। पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस। रूल नंबर 1, ऑल एसेट लिखो, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट, पहले लिख लो आप, फिर मैं लिखूंगा, जल्दी लिखिए आप। आपने एसेट ट्रांसफर कर दी मनीष, लायबिलिटी ट्रांसफर कर ली, जल्दी कर जल्दी। और आपको एक तरीका और बताता हूं पेपर में और जल्दी काम करने का, वहां पर 6 मार्कर का सवाल है ना, ज्यादा आइटमें तो आएंगी नहीं। अब आपको धृति, ये टोटल कितना था तेरा? 3 लाख। इसमें तूने कौन सी आइटम छोड़ी है? 30,000 की। यानी कि अगर तू इनर कॉलम में एसेट लिखेगी तो उसका टोटल 270 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? डेट स्मार्ट वर्क। आपको जैसे करना है वो वैसे कर लेना। मेरी बात ऑनलाइन बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप चाहे इनर कॉलम में लिखो, चाहे एक्सटर्नल आउटर कॉलम में लिखो। लाओ मेरे को लिखवाते जाओ। मैं अब लिखूंगा यहां पर 2, मनीष मुझे बोल तू क्या लिखूं? 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना लिखूं? 80,000। और क्या लिखूं? 2 प्लांट अकाउंट 1, यार बात नहीं भाई, 1 लाख। आगे 2 स्टॉक अकाउंट 40,000, 2 डेटर 50,000। रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 2, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर है 60,000 के, बाय क्रेडिटर अकाउंट 60,000। मेरा रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं सवाल को नीचे से पढ़ना शुरू करूंगा। मैंने सवाल को पढ़ा। सवाल में द फर्म वर डिसॉल्व, एसेट वर रिलाइज। मैं इसका टोटल ले लेता हूं 4-5। देखो अब स्मार्ट वर्क करना शुरू करेंगे हम। आपकी जो एसेट इकट्ठी दी गई है तो इकट्ठा ही ले लेता हूं मैं। तो बाय, अब देखिए मेरे पास बैंक अकाउंट है तो मैं सारी एंट्रियां बैंक के थ्रू करूंगा। तो मैं बैंक में कितना टोटल करूंगा? ये इधर देखो, मैं बैंक में कितना टोटल करूंगा? 4-5 नोट, 1,50,000 बैंक में आएगा कि नहीं आएगा? और यहां पर 3 एसेट रिलाइज हो गई बेटा, 40 + 50, 90 + 60, 150। पर मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा ऐसा, मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा। मैं यहां क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट। मैं यहां पर लिखूंगा टोटल मुझे 150 मिल गया है, पर मैं यहां पर अलग अलग उसके नाम क्यों लिखूंगा? क्योंकि मुझे चेक करना है कि सारी एसेट रिलाइज हुई। जब मैं सवाल का रिलाइजेशन अकाउंट बंद करने जाऊंगा तो पहले मैं प्रांगण ये चेक करूंगा कि सारी एसेट रिलाइज हुई या नहीं हुई, जो कि टेंजिबल नेचर की है। राइट अनन्या, अपने जैसे समीर। तो मैं लिखता हूं बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखूं यहां पर? मैंने लिखा डेटर स्टॉक प्लांट, डेटर स्टॉक प्लांट, डेटर स्टॉक प्लांट। हर्षित, डेटर कितने के रिलाइज हुए बेटा? डेटर 40 के रिलाइज हुए, स्टॉक 50 और प्लांट 60। ये बात खत्म हो गई। अनन्या ये बात खत्म हो गई। स्कृति ये बात खत्म हो गई। मनीष ये बात खत्म हो गई। अब लिखा क्या है? आइए, 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय वंदना एट 18,000। मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की थी? मेरी इन्वेस्टमेंट इधर देख बेटा, मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 80,000 की थी। 80,000 में प्रांगना 25% हो गई है मेरी 20,000। अब 20,000 की इन्वेस्टमेंट वंदना कितने में ले गई? तो मुझे तो 18 से मतलब है, मुझे तो 18 से मतलब है, बाकी बाद में देखेंगे। बाय, बाय क्या लिखूंगा? बाय वंदना, बाय वंदना कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा क्या? इन्वेस्टमेंट। कितने की ले गई? 18,000 की। राइट है जी यहां तक? हाँ जी, ऑनलाइन वालों, लविष्का यहां तक ठीक है? आइए आगे चलते हैं हम। उसके बाद लिखा है द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट टेकन बाय अर्चना एट 10% लेस। अब बताइए रिमेनिंग मेरी कितने की बची थी बेटा? 60 की। 60 को वो 10% लेस में ले गई,
तो अर्चना कितने की ले गई वो? 54 की। एग्री करते हो बेटा 54 की? एग्री करते हो 54 की? तो आइए 54 हम लिख देते हैं इसके अंदर बाय, मनीष मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बाय, क्या नाम लिखूं यहां पर? बाय अर्चना कैपिटल इन्वेस्टमेंट 54,000। हाँ जी साइना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे चलते हैं हम। आगे क्या लिखा है? एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 20,000 वर पेड बाय आरती। आरती ने एक्सपेंस पे करा तो आपकी जनरल एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू आरती। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो रहा है? डेबिट होगा। किसके नाम से? आरती के नाम से। तो टू आरती कैपिटल अकाउंट, टू आरती कैपिटल अकाउंट, और यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना था नंदिका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेटा? 20,000 रुपए। जब आपने ये आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो सम की आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी, वो हमने सब इसके हिसाब से कॉपी पेस्ट कर दी। एग्री करते हो? ये लक्ष्यता। अब मेरा यहां पर काम होता है शुरू। अब सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जितनी एसेट मैंने ट्रांसफर करी थी क्या वो रियलाइज हो गई कि नहीं हो गई। तो मैं चेक करूंगा। इन्वेस्टमेंट हो गई बेटा, प्लांट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। आफ्टर ऑल एसेट तो मेरी रियलाइज हो गई। अब मैं लायबिलिटी को चेकआउट करूंगा। मैंने लायबिलिटी को देखा, लायबिलिटी क्रेडिटर की थी, पर मैंने यहां पर क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं है। और यही मेजर मिस्टेक आप करोगे, वहां भूल जाओगे। और मैंने आपको बोला अगर लायबिलिटी के बारे में आपको कुछ नहीं दिया गया तो आप उसे हाथ जोड़कर बुक वैल्यू पे पेमेंट करेंगे। और बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो आपने ट्रांसफर करी है। तो आप यहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सॉरी टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर ब्रैकेट में लिखोगे कितना? 60,000 रुपए। अब कोई बच्चा मुझे बताइए कि रियलाइजेशन का गेन आ रहा है कि लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है। कितना लॉस आ रहा है? 68, 78। कोई 78 बोल रहा है, कोई 68 बोल रहा है बेटा। 68, एक मिनट। हाँ जी 68 का लॉस आ रहा है। और ये कितने पार्टनर में बटेगा? ये अर्चना, वंदना और आरती। 68 को तीनों में बांट देना 5:3:2 में। तो मैं अब दूसरे सवाल पे चलता हूं। ये काम तो मनीषा आप कर लोगे? हाँ जी, इसमें मैं टाइम खराब नहीं करूंगा टोटलिंग में। चलूं आगे? चलिए आगे। आगे वाला सवाल देखिए। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द टोटल एसेट वर 6 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी वर 240। इफ द एसेट रियलाइज 720 एंड द रियलाइजेशन वाज 80,000 पेड द प्रॉफिट। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सभी जने पहले ध्यान से सुनेंगे, कॉपियां बंद कर देंगे। हमने आज तक देखा जितने भी हमने डिसोल्यूशन के सवाल करे उसमें हमें बैलेंस शीट गिवन थी या हमें जर्नल एंट्री बनानी थी। अब यहां पर हमें रियलाइजेशन गेन निकालना है या लॉस निकालना है, पर हमें बैलेंस शीट की वैल्यू नहीं पता। तो इस केस में, इस केस को हम बोलते हैं कि जहां पर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, इसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इसे हम क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। एंड द मेमोरेंडम बैलेंस शीट आल्सो आपके सिलेबस का पार्ट है। मान लीजिए आपको डिसोल्यूशन का सवाल आया और उस दिन को डिसोल्यूशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, एसेट दे रखी है या लायबिलिटी दे रखी है, तो सन्ड्री एसेट एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डबल एंट्री से इफेक्ट होकर नहीं आई, हमने इंफॉर्मेशन उठाई है ये। तो इस केस में भी मैं क्या बनाऊंगा? एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाऊंगा। मैंने यहां पर देखो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई। मेमोरेंडम बैलेंस शीट देखते जाओ। मेरी टोटल एसेट कितनी थी बेटा? 6 लाख। तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होनी चाहिए? 6 लाख। ये मैंने लिख दिया सन्ड्री एसेट 6 लाख। अब मुझे ये नहीं पता इसमें कैश कितना है, तो मैं ये मानूंगा सन्ड्री एसेट में कैश नहीं है। एग्री? और आपके पास जो आउटसाइड लायबिलिटी थी वो कितनी थी? वो 240 थी। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई? कैपिटल कितनी आ गई? पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल कितनी आ गई? 360 आ गई। बेटा बैलेंस शीट बराबर तभी होगी जो आपकी कैपिटल आ गई है, पार्टनर्स कैपिटल आ गई कि नहीं आ गई? 360। अब ये आपके पास एक बैलेंस शीट बन गई कि नहीं बन गई? अब मुझे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाऊंगा? इधर देखते जाओ। मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। मुझे रियलाइजेशन अकाउंट का रूल क्या है? ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश। मैंने ये माना यहाँ कैश है ही नहीं, जब कुछ लिखा नहीं हुआ, तो सारी एसेट को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 6 लाख। ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू।
ऑल आउटसाइड लायबिलिटी कितनी थी बेटा? आउटसाइड लायबिलिटी थी 240। अब आप ये देखो, अब आपको सवाल में क्या दे रखा है? एसेट कितने की रियलाइज हुई? 720 की, और आपने 8,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिए। अब आप फिर चेक करोगे कि एसेट या लायबिलिटीज के बारे में पूरा काम हो गया कि नहीं हो गया। एसेट रियलाइज हो गई, पर जो आपने ये 240 क्रेडिटर ट्रांसफर किए थे, आपने इसकी पेमेंट नहीं दी। सवाल साइलेंट है, और आप यही चीज भूल जाते हो। और आप देखोगे अगर आप 240 ट्रांसफर नहीं करोगे तब भी आपको इसमें से एक आंसर आपको मिल जाएगा, और आप ये सोचोगे कि मेरा आंसर सही है। देखो, बिना 240 के ट्रांसफर किए क्या आपको रियलाइजेशन का गेन और लॉस मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा। पर मेरे जैसा एग्जामिनर डालेगा ऐसे कि बच्चा भूल जाए, ताकि बच्चा भूल जाए और उसे लॉस, उसको ऑप्शन का आंसर मिल जाए, वो कहेगा मेरा आंसर सही है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? आपको 240 का ये पेमेंट देना। याद रखना बेटा, ये 240 का पेमेंट दोगे आप तो ये 2 बैंक। अब आप बताओ रियलाइजेशन गेन आ रहा है कि लॉस आ रहा है? या ऑप्शन नंबर डी। चलें आगे, चलेंगे ऑप्शन नंबर डी। चले बेटा आगे चलो। नंदू, देखो मैं एक एक करके हर तरह की वैरायटी का सवाल लेके आता जा रहा हूं। अगर आपने मेरे साथ ये शीटें कर ली, मैं तेरे को फोन, इधर दे फोन, मेरे को फोटो देनी नहीं है, इधर रख, नहीं दूंगा फोटो। नंदू, बंदू एंड चंदू, अगर जो फोटो लेनी है ना, फोटो लेके चली, पीपीटी लेके सीढ़ियों पे बैठ जा, मैं क्लास में नहीं आने दूंगा तेरे को। नंदू, बंदू एंड चंदू वर पार्टनर फर्म on 31st March 23. They decided to dissolve the firm. Pass necessary journal entry for the following transaction. Underline the word after the various assets other than cash and bank and outside liability has been transferred to realization account. सर, इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि जब हम बिजनेस को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, तो जो मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था रियलाइजेशन का, कि सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो सन्ड्री एसेट, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स हम एंट्री पास कर चुके हैं। सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन हम एंट्री पास कर चुके हैं। नो नीड टू एंट्री पास द एंट्री, क्योंकि वो एंट्री हम पास कर चुके थे। अब हम एक एक करके सवाल को पढ़ना शुरू करेंगे। स्टॉक ऑफ 140, हालांकि देखो ये वाले जो सवाल जर्नल के होते हैं जल्दी भी हो जाते हैं और कैलकुलेशन का भी टेंशन कम रहती है इसमें। पर आज की डेट में मैंने अभी जितने भी सवाल, देखो आपको रियलाइजेशन भी दिखेगा, वो भी दिखेगा। मैंने जो जितने ये पीवाई की उठाए हैं, इसमें 50%, 60% जर्नल आ रही है और 40% लेजर आ रहा है। अब तुम्हारी किस्मत में क्या आता है ये भगवान जानता है। तो पहली एंट्री क्या है? स्टॉक 140 टेकन बाय नंदू एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%। अब स्टॉक 1,40,000 का था, 1,40,000 का 42,000 पे डिस्काउंट हो गया। अरे चुप रहो बेटा, चुप रहो, आप बोलेंगे हम। अब 10 में से 2 गए 8, 13 में से 4 गए 9, 98,000 का स्टॉक कौन लेके चला गया? नंदू लेके गया। तो एंट्री लिखो, एंट्री लिखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नंदू कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नंदू। हाँ वेरी गुड, देखो मेरी गलती निकाल दी। नंदू यहां पर एसेट लेके जा रहा है अनन्या, तो इसकी एक तरह से क्या हो गई? ड्राइंग हो गई कि नहीं हो गई? पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर डेबिट हो गया। तो जर्नल एंट्री लिखो नंदू कैपिटल टू रियलाइजेशन। नरेशन लिखो साथ में, पहले से आदत डालो। नंदू कैपिटल टू रियलाइजेशन लिखो, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय नंदू, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय नंदू। अगली एंट्री में चलते हैं। पहली एंट्री में किसी को कोई डाउट? चलें आगे, आइदर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन में किसी को पहली एंट्री में कोई डाउट? दूसरी एंट्री, क्रेडिटर टू हुम द फर्म ऑन 40,000 एक्सेप्ट स्टॉक एट 4,000 एंड द बैलेंस अमाउंट वाज पेड टू देम बाय ए चेक। 40,000 का एक क्रेडिटर था जिसे हमने स्टॉक दे दिया। यहां पर मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगा, इफ एनी एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर, इफ एनी एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, चाहे फुल सेटलमेंट लिखा हो या सेटलमेंट लिखा हो, अगर खाली सेटलमेंट लिखा है तो भी हम उसे फुल सेटलमेंट मानेंगे। देन इस केस में एंट्री आपकी क्या होती है? नो एंट्री। पर अगर आपको पेपर में सवाल आया तो ये नहीं कि आप खाली जगह छोड़ देंगे, आपको नो एंट्री लिखना पड़ेगा। अब 40,000 के क्रेडिटर को आपने 4,000 का स्टॉक चिपका दिया ना, यहाँ पे बुक वैल्यू लिखी है ना मार्केट, इसका मतलब 4,000 का मैं चिपका दिया।
अरे भाई चुप कर जा, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, पहले मुझे सवाल को समझाने दे। ओ माता जी, तो वो क्या कह रहा है, एंड द बैलेंस अमाउंट पेड बाय देम बाय ए चेक। मैं कहता हूं एग्जामिनर ने अगर आपको ये वर्ड, ये लाइन नहीं भी दी, संस्कृति मेरी बात समझ आ रही है, यहां पर तो साफ तू कह रही है दे दिया है, बट अगर एग्जामिनर ये नहीं भी लेता तब भी मुझे क्रेडिटर की पेमेंट तो देनी ही देनी पड़ती। तो मैंने कितनी पेमेंट देनी है उसको, चेक से पेमेंट देनी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड एंट्री, an old computer which had been written off completely from the books was sold 4000 whereas the estimate market value of 10000। इसके बारे में पहले मैं चर्चा करूंगा, पहले आपसे इस एंट्री को करने से पहले मैं चर्चा करूंगा आपके साथ, एक हेल्दी डिस्कशन करूंगा आपके साथ। आपने दो वर्ड सुने होंगे, पहले मैं एक वर्ड का नाम लेता हूं, अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है, डेट इज अनरिकॉर्डेड। वो एसेट भी हो सकती है और लायबिलिटी भी हो सकती है। तो यहां पर आपने रिवैल्यूएशन में भी अनरिकॉर्डेड एसेट का ट्रीटमेंट करा, लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करा, हैप्पी सैड हुए। अब आप ये देखिए, ये चीज बैलेंस शीट में अनरिकॉर्डेड, इसका मतलब बैलेंस शीट से ट्रांसफर होकर नहीं आई, नहीं आई ना ये, क्योंकि बैलेंस शीट तो थी नहीं, तभी तो वो अनरिकॉर्डेड है। तो यहां पर एक बार एग्जामिनर ने एक सवाल पूछा 1 मार्कर में कि ऐसी कौन सी एसेट है जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती पर फिर भी रियलाइज होती है। द आंसर इज अनरिकॉर्डेड एसेट। द आंसर इज, अगर मान लो 1 मार्कर में वो सवाल बनाया था कि भाई एक ऐसी कौन सी एसेट है जो इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बट रियलाइज एट देयर बुक वैल्यू, रियलाइज हो गई, द आंसर इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इसका वाइस वर्सा भी बना सकता है वो, कि ऐसी कौन सी लायबिलिटी है जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हुई पर फिर भी मैंने इसकी पेमेंट दे दी, द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मेरी बात समझ आ रही है समीर? आगे चलो। अब ये जो ओल्ड कंप्यूटर था ये रिटर्न ऑफ हो चुका था बुक्स में, यानी कि खत्म हो चुका था। इसका मतलब ये अनरिकॉर्डेड हो गई कि नहीं हो गई? तुम्हारा ये अनरिकॉर्डेड हो गई कि नहीं हो गई? और इस अनरिकॉर्डेड को हमने बेच दिया 4000 में, वेयर एज इट एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेशन पे तो हम चलते ही नहीं है, कितने की बिकी है वो, 4000 की। देन एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और नीचे लिखो बीइंग अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर सोल्ड, काम खत्म। बीइंग अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर सोल्ड। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अरे हाँ जी, 4000, 10,000 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? अब इससे पहले, अब अनरिकॉर्डेड जो जो चीजें आती जाएंगी मैं पूरा डिस्कशन करता जाऊंगा। उसके बाद अब मैं मेजर डिस्कशन करने जा रहा हूं पार्टनर लोन के बारे में। आपके फंडामेंटल में मैं बार बार बोलता हूं पार्टनर लोन, रिटायरमेंट में बोलता हूं पार्टनर लोन, बड़ा तंग करता है ना नामुराद पार्टनर लोन। और जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर भी करेंगे तब भी आपको कहीं एक ना एक फोबिया होगा, हे भगवान पार्टनर लोन ना आ जाए, हे भगवान पार्टनर लोन ना आ जाए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप कभी हो ही नहीं पाता इसके अंदर, बिकॉज कि आपको लगता है ये डेप्रेशन का चैप्टर था जैसे वैसे चल रहा है। तो आपको यहां पर मैं मोटा मोटी बात बताता हूं, लोन बाय पार्टनर, यानी कि बिजनेस ने पार्टनर से, जो भी बात करूंगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। लोन बाय पार्टनर मींस फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है और ये मेरी लायबिलिटी है। और मैंने बोला पहले क्लास के स्टार्टिंग में कि 4 अकाउंट अलग अलग बनते हैं। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब पार्टनर्स लोन में दोनों लोन आएंगे, चाहे वो लोन बाय पार्टनर हो या लोन टू पार्टनर हो। लोन टू पार्टनर का मतलब है फर्म ने पार्टनर को दे रखा है, तो जो लोन बाय पार्टनर है इंग्लिश के हिसाब से वो आपकी लायबिलिटी बन गई, और लोन टू पार्टनर आपकी एसेट बन गई। और दोनों ही एंट्रियों में आपको याद रखना है कि ये दोनों ही एंट्रियां सेटल होंगी कैश या बैंक के थ्रू, कैश या बैंक के थ्रू। बट इसका एक ही एक्सेप्शन है, लोन बाय पार्टनर हमेशा बैंक से होगी, बट इसका एक ही एक्सेप्शन है कि अगर पार्टनर का
कैपिटल डेबिट बैलेंस है। मान लीजिए लक्षिता एक पार्टनर है और उसका जो कैपिटल बैलेंस है वो डेबिट है 1,00,000 रुपए, और लक्षिता ने फर्म को लोन दे रखा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो जो उसकी नेगेटिव कैपिटल है फर्म ने लेनी है और लोन का पैसा देना है। तो अगर किसी पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव है तो अब आप लोन बाय पार्टनर को कैपिटल से एडजस्ट कर सकते हो, बाकी डिफरेंस आप कैश में लेके जाओगे। अभी सवाल कराऊंगा। फिलहाल आप इतनी बात को याद रखो कि लोन बाय पार्टनर है या लोन टू पार्टनर है, दोनों ही एंट्री किस में जाएगी? बैंक के थ्रू। यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, जो आपकी बुक्स में लोन बाय पार्टनर है या लोन टू पार्टनर है, उसकी पेमेंट में अगर कोई डिफरेंस आता है, मान लीजिए लोन बाय पार्टनर था 10,000 रुपए और आप उसे सेटल करते हो विद इंटरेस्ट 12,000 रुपए, तो जो 2,000 का जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा लविश का? आप जब जर्नल एंट्री लिखोगे, मान लीजिए मैं कहता हूं ऋषित का लोन था 10,000 रुपए, हमने उसे 12,000 रुपए में सेटल कर दिया, ब्याज देना था और ब्याज हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो हम एंट्री लिखेंगे लोन बाय ऋषित 10,000 टू बैंक 12,000। अब बता 12,000 तेरा क्रेडिट हो गया, 10,000 डेबिट हो गया, 2,000 का डिफरेंस कहां जाएगा? डेबिट में। अगर मैं कहता हूं ऋषित का लोन 10,000 था और तुझे हमारे पर दया आ गई कि चलो कोई नहीं, धंधा बंद हुआ, 8,000 में नक्की करो इसे या 9,000 में नक्की करो, तो लोन बाय ऋषित 10,000 टू बैंक 9,000 टू रियलाइजेशन 1,000, फर्म को गेन हो गया 1,000 का। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बेटा आज मैं ये पूरा चैप्टर, मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर इस हिसाब से करता रहूं तो मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा कल तक पूरा ये। अब आइए, अब देखो ये जो एंट्री है, पहली बात तो चंदू कौन है? चंदू हमारा पार्टनर है। चंदू हमारा पार्टनर है। चंदू हमारा पार्टनर है। चंदू हमारा पार्टनर है। पढ़ो इस सवाल को। चंदू हमारा पार्टनर है। हेलो, हाँ बोलो। अब आपको चंदू लोन के बारे में हमेशा याद रखना है कि ये लोन बाय पार्टनर है, इंग्लिश की मार, या लोन टू पार्टनर है। लिखा है चंदू हैड गिवन ए लोन ऑफ 1,00,000, यानी कि चंदू ने फर्म को 1,00,000, यानी कि ये लोन बाय पार्टनर है। 1,00,000 रुपए का लोन दिया, विच वॉज पेड हिम थ्रू चेक। तो एंट्री लिखो चंदू लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चंदू लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिख लिया नंदिका? चंदू लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चंदू लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चंदू लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे चलते हैं। ₹24,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम ए डेटर विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट द प्रीवियस ईयर। फिर वही वाली बात, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई कि नहीं हो गई? एक बैड डेट थे जो डूब गए थे, पैसे मिल गए। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 24,000। अब 6th एंट्री डिस्कस करते हैं। अब नीट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 6th एंट्री डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। बंधु कौन है? एक पार्टनर है। was appointed to look after the dissolution work for which he was allowed a remuneration। एक पार्टनर को यह बोला गया कि तू डिसोल्यूशन के सारे काम करेगा, उसके बदले में हम तुझे सैलरी देंगे। रेमुनरेशन मतलब सैलरी, 26,000 रुपए देंगे। और बंधु एग्री करता है कि भाई तुमने 26,000 दे दिया, अब जो एक्सपेंस है वो मैं बियर करूंगा। उसके साथ ठेका कर लिया कि हम तेरे को इस चीज के 26,000 रुपए देंगे रेमुनरेशन, और उसने भी एग्री करा, बंधु ने भी एग्री करा कि अब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मैं ही बियर करूंगा और मैं ही पे करूंगा। जब बियर करूंगा तो मैं भी पे करूंगा। तो आपको याद है, पहले तो मैं रेमुनरेशन की बात कर रहा हूं, पहले मैं यहां तक की बात करता हूं। जब फर्म ने उसको रेमुनरेशन दिया, तो जब आपने एंट्री बनाई थी, कब? फंडामेंटल में रेमुनरेशन ड्यू की, तो आपने एंट्री लिखी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। पर यहां पर डिसोल्यूशन है, यहां किसी का जीना मरना होगा रियलाइजेशन के साथ। यहां जीना मरना होगा रियलाइजेशन। तो जब हम सैलरी यहां पे ड्यू नहीं सीधा ही ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बंधु कैपिटल 26,000। पहले यहां तक की एंट्री का सोल्यूशन करते हैं। 26,000। लविष्का समझ आ गई कि नहीं आ गई?
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बंधु कैपिटल 26,000 हो गया ना चला, काम हो गया ना। हाँ जी आया जी। पे नहीं कर रहा बेटा, उसको ड्यू कर दिया। अलाउ लिखा, पे कहाँ लिखा? मेरे चंड मारा तेरे मुंह से। तो क्या आ जा, अलाउ लिखे है, देख दी नहीं है। पे कहाँ लिखा है, क्या लिखा है? दीदे फाड़ के देख, भगवान ने नहीं दो अखा देती नहीं सोनिया। अलाउड किया हमने, मैं बोल भी कर रहा हूं, दिमाग में पैदल है क्या? मैं बोल रहा हूं ड्यू ड्यू, मैंने कहा बोला पे। अलाउड रेमुनरेशन, इसलिए नहीं बैंक करा कि अलाउ करा है, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब उसने ये बोला कि मैं ही बियर करूंगा। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड एंड बोर्न बाय पार्टनर देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आ जाओ, अब एक्चुअल में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हुए? 36। इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप ये बताइए, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी चीज का, किसी का ने, अब जैसे मैंने आपसे पूरे साल की फीस ली, अब चाहे जब कोविड आया, मैंने आपको बार बार बताया, कोविड में हमने एक पूरे सेशन की फीस ली, कोविड में हमने पूरे सेशन की फीस ली, पर हमारा कोविड का सेशन चला 15 महीने, मेरे सेशन इफेक्टिवली 11 महीने का होता है, तो क्या किसी बच्चे ने मेरे को 4 महीने के ना तो पैसे मैंने मांगे और ना ही मेरे मांगने बनते हैं, क्योंकि हमारा एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह से। तो जब उसने रेमोनेशन के लिए एग्री हो गया कि मैं अब एक्चुअल एक्सपेंस चाहे यहाँ 36 हो, चाहे यहाँ 6 रुपए हो, चाहे यहाँ 0 रुपए हो, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो एक्चुअल एक्सपेंस हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही एंट्री पास होगी, कौन सी? ड्यू वाली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रुक जा जरा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बंधु कैपिटल। अब तू मेरे को बात बता, क्या चाहता है तू? बाकी केस अलग से करवाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अब यहां पर अगर मैं थोड़े से यहां पर मजे ले लूं, मैंने यहां लिखा एक्चुअल डिसोल्यूशन मतलब 26,000 बंधु टू बियर, एक्चुअल डिसोल्यूशन में 36,000 वर पेड बाय फर्म लिख दिया मैंने, पेड बाय फर्म लिख दिया मैंने, पेड बाय फर्म लिख दिया मैंने। यहां पर ये लिख दिया पेड बाय फर्म, तो हमने ये एग्रीमेंट किया था कि बंधु ही बियर करेगा, बंधु ही पे करेगा। अब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? फर्म ने बंधु के बिहाफ पे पेमेंट दे दी, तो यहां पर अब कैश तो कम हो गया फर्म का। अनन्या मेरी बात समझ आ रही है? अब फर्म बंधु से लेगी कि नहीं लेगी? तो जब फर्म बंधु से लेगी तो एक एक्स्ट्रा एंट्री और पास हो जाएगी, बंधु कैपिटल टू कैश। पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है। ऋषित मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लविष्का, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, चले अगले सवाल पर। लता, मेहू, नमिता वर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द 3:2। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, एक बात सुन, एक बात बता बेटा, आत्मा जो भटक रही है बंद करेंगे, तुझे ये तो पता नहीं है कि तूने कितनी एसेट ट्रांसफर करी है बेटा। अभी इसका पूरा पोस्टमार्टम कहां हुआ है? इसकी आत्मा भटकती ही रहेगी, इसकी आत्मा बेटा, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं, तूने सही सवाल पूछा कि सर जो रियलाइजेशन की आत्मा है वो भटकती रहेगी, वो बिल्कुल भटकती रहेगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमारी एसेट और लायबिलिटी कितनी ट्रांसफर हुई है। तो कैसे निकालेगी बता? इसकी आत्मा को कैसे शांत करेगी? वो भी सही है ना? हाँ, बस ध्यान रखियो बस। ओके ओके, आगे चलो। लता, मेहू, नमिता वर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म 31 March 23। क्रेडिटर टुक ओवर द स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 80,000 एंड 80%। इन द पार्ट सेटलमेंट ऑफ, क्रेडिटर को हमने कितने पैसे देने थे? 90,000 रुपए देने थे। हमने उसे 80,000 का जो स्टॉक है वो 80% पे दे दिया, यानी कि 64 का दे दिया। अब बाकी कितने रह गए? 26। तो वो क्या पूछ रहा है? बैलेंस पेड बाई चेक, द अमाउंट पेड बाई चेक टू क्रेडिटर कितना आ जाएगा? 26,000।
मेरी बात समझ आ गई? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अब हम। आइए, ये सवाल देखिए भी मैं कराऊंगा। देखो भाई, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो घर चले जाओ। मैं वैसे ही बीवी से लड़कर आया हूं, ज्यादा गुस्सा निकल जाएगा यहां पर। क्या करी, क्यों क्यों फोन क्यों चाहिए तेरे को? लोग बोलते रहेंगे अपने घर से। आइए, देखो बेटा, ये क्वेश्चन अगर तूने ढंग से नहीं पढ़ा ना तो ये तुम गलत करके आओगे आओगे। सुन ले प्रार्थना, इधर ध्यान से देख ले, हैं मत कर। Sanya, Sarthak, and Nitya were partner firm sharing profit loss in the ratio 4:3:1. They decided to dissolve the firm. On this date has a debtor amounting 3 लाख। 3 लाख के डेटर थे और आपने प्रोविजन क्रिएट कर रखा था 30,000। यानी कि सिचुएशन ये वाली थी। आपको मैं सिचुएशन के साथ साथ समझाता हूं। सिचुएशन ये वाली थी, और आपको पता है जब हम डेटर लेके जाते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं 2 डेटर, और यहां हम बाय प्रोविजन लिखते हैं 30,000। ये वाली सिचुएशन है कि नहीं है? ये वाली नंदी का सिचुएशन है कि नहीं है? अब उसने बोला है ऑन रिजोल्यूशन 20,000 के डेटर क्या है, डूब गए। तो जो 20,000 के डेटर आपके डूब गए, आपके ग्रॉस डेटर कितने के थे? 3 लाख के। 3 लाख में अगर आपके 20,000 डूब गए तो कितने के बच गए? कि 280 के बच गए। 280 के जो रिलाइज हुए वो कितने में रिलाइज हुए? तो आप 280 का 90% निकालो, 252। तो आपसे वो क्या पूछ रहा है, अमाउंट रिलाइज। वो आपसे ये वाली पूछ रहा है कि बाई बैंक वाली एंट्री कितने से आएगी, दैट इज 292। द आंसर इज, सॉरी 252। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब आप ये कहोगे कि सर इस 30,000 का क्या करना है, तो मैंने शुरू में बता दिया पीएफडी का हम कुछ भी नहीं करेंगे। बताइए ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? समारा दोबारा समझाऊं ये बात? देख पर दोबारा से पढ़, पानी पी के अभी तेरा दिमाग ठंडा नहीं हुआ। तेरे 3 लाख के डेटर थे, प्रोविजन 30,000 का था। वो कहता है कि 20,000 रुपए डिसोल्यूशन के टाइम पे डूब गए। अब तुम्हें 3 लाख लेने थे, उसमें से 20 डूब गए। अब रिमेनिंग डेटर कितने के रह गए? अब 280 के कितने रिलाइज हुए हैं? 90%। तो 280 का 90% हो गया 252। जसराज समझ आ गया? अब बाकी जो ये रहा प्रोविजन, उसका मैं कुछ भी नहीं करूंगा नंदिका। धृति समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपसे वो क्या पूछ रहा है, अमाउंट रिलाइज फ्रॉम डेटर दैट इज 252। ये 90% बच्चों का सवाल गलत था आंसर ये। हाँ जी, एक बार बता, एक बार बता, इस तेरा प्रोविजन रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया नितांत? यार जो तूने ये प्रोविजन बनाया है, ये क्रेडिट में गया कि नहीं गया? एक तरह से तू इससे नेट इफेक्ट हैप्पी हुआ कि नहीं हुआ? तो तू इसका आंसर निकाल, तेरा गेन आएगा कि नहीं आएगा? अरे रुक जा, पहले उसकी बात पूरी होने दे। अरे रुक जा यार। हाँ नितांत क्या कह रहा है? तो ये बता, रियलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? अपने आप प्रॉफिट गेन निकालना, लॉस निकालना। जब तूने यहाँ 20,000 क्रेडिट कर दिया तो तेरा अपने आप जो आंसर है वो अपने आप 30,000 यहाँ पर क्रेडिट में ज्यादा है, अपने आप गेन एब्जॉर्ब हो गया कि नहीं हो गया? बस खत्म कहानी। हाँ जी, क्या कर रखा होता? नहीं, कैसे माइनस कर रखा होता? मैंने जब आपको बताया है कि हम डिसोल्यूशन केस में क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू यहां लिखते हैं, प्रोविजन अपोजिट साइड में लिखते हैं। वही तो गलती करते हो। अगर तू यहां पर 270 लिख देगा तो तू उसका 90% ले जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। तेरे डेटर तो 3 लाख के थे, प्रोविजन तो तूने वैसे बना रखा था। वो तो तूने प्रूडेंस को अप्लाई कर रखा, प्रूडेंस की अप्लाई कर रखा था ना तूने। हाँ जी, क्या कर रहा है इतनी? और यार अगर ढंग से बताओ तो प्रॉब्लम, ना बताओ तो प्रॉब्लम, रटवाओ तो प्रॉब्लम। बोलो यार, उसको ऐसा है, ये जो एक बात बता, ये जो तूने नंदी का प्रोविजन बना रखा था, हम बिजनेस को डिसॉल्व करने जा रहे हैं ना, देन नो नीड टू प्रोविजन।
अब मुझे प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, तो जब मैंने इसे क्रेडिट में डाला तो अपने आप में हैप्पी हो गया कि नहीं हो गया? बात खत्म हो गई ना। नहीं नहीं, सैड हो तो गए। जो 3 लाख के डेटर थे, जो 20 डूबे हैं, उससे सैड हो तो गए, और नहीं होना। प्रोविजन का काम खत्म। अरे तू सीधा हो जा, तू अपना बकवास मत कर। हाँ जी, हाँ जी बोलो। बेटा इसकी जर्नल एंट्री, अगर इसकी जर्नल एंट्री आएगी तो आप क्या करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन 252 लिखोगे। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? मैंने आपसे क्या बोला? डिसोल्यूशन केस में जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अनन्या, यस और नो? डेट, जो बैड डेट्स हुआ है, हाँ हाँ हाँ, ग्रॉस डेटर से। और ग्रॉस डेटर की आपको याद है, ग्रॉस डेटर आप एक जगह और भी लेते हो, जब आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालते हो तो वहां पर भी आप ग्रॉस डेटर लेते हो, बट जब आप करंट रेशो निकालते हो तो वहां आप नेट डेटर लेते हो। नहीं नहीं, मैं जनरल बात बता रहा हूं, उससे रिलेटेड चीजें बता दी ना। हाँ जी बोलो। एक मिनट रुक जा। हेलो, चुप। हाँ जी, बेटा मैंने आपको बताया था ना, तेरी सिचुएशन ये वाली थी कि नहीं थी, कि तेरा प्रोविजन बैलेंस शीट में दिया है, हम वहां नेट। बेटा देख, वही तो गलती होती है, जो डेटर तेरे 90% रिलाइज हुए हैं वो ग्रॉस डेटर के हुए हैं, उसमें प्रोविजन का क्या रोल है यार? ठीक है ना? एक बात बता। नहीं नहीं, एक बात बता, एक बात बता। मैं किसी हिल स्टेशन पे जा रहा हूं, मैंने 3 स्वेटर पहन रखे हैं, एक स्वेटर मैंने रख दिया कि अगर ज्यादा ठंड लगेगी तो मैं और पहन लूंगा, राइट? पर वहां जब मैं ऊपर पहुंचा तो मुझे गर्मी लगने लग गई, तो मैंने एक स्वेटर उतार दिया। तो मैंने 3 स्वेटर में से कितने स्वेटर उतारे? अरे यार, एक स्वेटर उतारा, 2 बचे हुए हैं ना। तो तेरे डेटर कितने के थे? 3 लाख के थे, जिसमें 20 डूब गए, तो रिमेनिंग डेटर कितने के रह गए? उसका 90% रिलाइज हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलो आगे। आइए, अभय विक्रम क्राइस वर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली, दे डिसाइड। ओ क्राइस क्रिस चलेगा यार। मेरी गल सुन, अकाउंटेंट की अंग्रेजी है भाई, हम तुम क्रिश्चियन स्कूल च पढ़ते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। हाँ, क्रिस डिसॉल्व हो गया। अब देखो नीचे क्या करना है आपने, इसके प्रिपेयर रिलाइजेशन अकाउंट। चाहूंगा कि आप रिलाइजेशन अकाउंट बनाइए इसका बिना किसी डिस्कशन के। पहले मैं बैलेंस शीट दिखा रहा हूं, 5 मिनट तक बैलेंस शीट रोकूंगा। नहीं, हम नहीं फोटो देने दे रहे, नहीं लेनी फोटो। रिलाइजेशन अकाउंट बना ना तू, नहीं लेने दूंगा मैं, कोई फोटो नहीं लेने दूंगा मैं। कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट फालतू दे दूंगा तुम्हारे को। ये ऊपर नहीं हो सकता, उसके 355 है, तुम पहले आइटम में नोट करो। बैलेंस शीट की फोटो सर। तुम सोचते हो कि तुम्हारा करो। बेटा सवाल हो गया, मैं आगे चल पड़ूंगा, तुम्हारा चाहे हो या ना हो। आइए इस सवाल को रीड करते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर वर डेटर कितने के थे आपके? 34,000 के डेटर थे। नंदिका जरा ध्यान से देखियो, नंदिका सॉरी।
और आपके 1000 जो है डेटर हैं वो बैड हो गए, तो यानी कि आपके 33 के रह गए, उसमें से कितने रिलाइज हो गए? 60% जो रिलाइज हुए हैं, 60% वर रिलाइज फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर, विच अकाउंट विल बी, हाय हाय इसे क्या हो गया, वो क्या कह रहा है, विच अकाउंट, इधर देख भाई, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। अरे यार अब सीबीएसई ने दिया, ये बताओ बेसिकली कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आपको देखो कैश एक ही ऑप्शन में है कि नहीं है, पर जब आप सीयूटी का एग्जाम दोगे तो दो जगह कैश दे रखा होगा। तो आपका कितने रह गए बेटा नंदिका? 33,000 का 60%, 19,800 हो गया कि नहीं हो गया? कैश अकाउंट में डेबिट हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब ये एंट्री करके दिखाइए मुझे, ये है जरा मजेदार सवाल जर्नल एंट्री का, खुद करेंगे आप। आइए ये सवाल मैं कराऊंगा आपको, देखिए देयर वाज, बड़ी बात सुन ले मनीष, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर विच वाज 20,000 वर पेड, लिखो एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 20,000 20,000, रियलाइजेशन टू बैंक 20,000 20,000। सेकेंड एंट्री देखो, आपके पास स्टॉक कितने का था, इधर देखो स्टॉक कितने का था आपका, 80,000 रुपए का, तो 80,000 का 50% कितना हो गया, 40,000, 40,000 का स्टॉक वो कितने डिस्काउंट में ले गई टीना मैडम, 8,000 के, तो टीना कितने में ले गई, तो एंट्री लिखो टीना कैपिटल टू रियलाइजेशन 32। रुक तो जा, पहले बता यहां तक बात हो गई कि नहीं हो गई, यहां तक बात हो गई। उसके बाद रिमेनिंग स्टॉक कितने का रह गया, 40 का, जिसे आपने कितने अच्छा वो तो दे ही रखा, 52 में बेच दिया, तो बैंक टू रियलाइजेशन 52 52, दोनों आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो, टीना कैपिटल 32 बैंक अकाउंट 52 टू रियलाइजेशन। ओके नंदिका, अब आ जाओ, ये थर्ड एंट्री मैं समझाऊंगा है, हाँ हाँ हाँ, अब मैं थर्ड एंट्री मैं समझाऊंगा, सुनो देखो पहले सवाल को समझो, यार सुन लो मेरी बात भाई, पहले सवाल को समझो। एक फर्म के पास 100 शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से, टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर ले गए मार्केट वैल्यू यानी कि 10 के लिए थे, वो कितने पे ले गए, 20 रुपए के हिसाब से, तो 100 शेयर अगर वो 20 रुपए के हिसाब से पार्टनर लेके जा रहे हैं, टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 2,000, और वो किस रेशियो में लेके जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे भाई 10 रुपए का लिया था, जो टेकन ओवर लेके जा रहे हैं एट देयर मार्केट वैल्यू पे लेके जा रहे हैं 20 रुपए के हिसाब से। सुकृति मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा 10 का लिया था, आज मार्केट वैल्यू 20,000 है, वो 20,000 के 20 रुपए के हिसाब से लेके जा रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, जिस चीज जिस वैल्यू पे लेके जा रहे हैं एग्रीड वैल्यू, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, उसी पे लेके जाएंगे और अपनी रेशियो में लेके जा रहे हैं। अब पार्टनर एसेट लेके जा रहे हैं और आपको इसकी रेशो क्या दे रखी है, रेशो कहीं दे रखी है क्या, कहां लिखा है 3, अच्छा ये लिखा हुआ 3:2, तो एंट्री क्या होगी, लिख रीना टीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीना कैपिटल रीना कैपिटल टू रियलाइजेशन, टीना कैपिटल रीना कैपिटल टू रियलाइजेशन, 2,000 को बांट दो 3:2 में, तो एंट्री बनेगी रीना कैपिटल 1200, टीना कैपिटल 800 टू रियलाइजेशन 2,000। और मैं तो चांटा लगाऊंगा, 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितनी आएंगी, 0। मेरा कोटना कितने गया है, बोला तो तूने है ना, ये गलतियां करेगा तू 79 कराएगा, मेरी गुडविल खराब करेगा तू। अबे अपनी कंपनी के शेयर कैसे हो जाएंगे, हाँ दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं जैन साहब। और एक बार बता पार्टनरशिप में कभी शेयर होते हैं अपने, भाई तू अजीब ही पार्टनरशिप में अपने शेयर निकाल रहा है। और नंदी का फोन दे इधर,
अगला देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाय रीना, रियलाइजेशन टू रीना 4,000, रियलाइजेशन टू रीना 4,000, रियलाइजेशन टू रीना 4,000। अब आ जाओ, टीना का लोन था 40,000 का, टीना लोन टू बैंक 40,000, 40,000, टीना लोन टू बैंक 40,000, 40,000। रीना ने अपने पति का लोन था जो 10,000 का, वो डिस्काउंट पे कर दिया, तो रियलाइजेशन टू रीना, अरे भाई यहां तो वंदे भारत चल रही होती है, तो तुमने पूरे साल क्या करा है? रिक्शा में बैठे हैं। रीना कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 36, ये रहा ना, रीना ने अपने पति का, सॉरी 9,000 बेटा, टीना लोन टू बैंक 40,000 और रीना कैपिटल टू रियलाइजेशन, नहीं, रियलाइजेशन टू रीना 9,000। अपने देख, एक बार बता, पति का लोन है, पति का लोन ट्रांसफर हुआ था रियलाइजेशन में, या रीना एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन, अपने पति का लोन पे करेगी, फर्म को दे, नहीं, अपने पति का लोन रीपे कर रही है, यानी कि फर्म की लायबिलिटी खुद पे कर रही है वो, नहीं निकाल सकते। हाँ हाँ हाँ, अरे यार वो एंट्री क्या है, तो रीना के पति ने लोन दे रखा था, फर्म, हाँ तो फर्म ने लोन ले रखा था ना, तू ऐसे, पति ने ले रखा था, एक बार बता, पति ने लोन ले रखा था तो फर्म बीच में कहां आ गई है? फर्म से लोन ले रखा था, ठीक है, ये नहीं मानेंगे इसमें हम, जब तक क्लियर नहीं लिखा हो। और ये लिखेंगे नहीं है, हमेशा यही लिखेंगे कि उसने दे रखा था, ये नहीं। बेटा एक सवाल सुकृति हर्षित का ये आया कि सर आपको क्या सपना आ रहा है, मैं ऐसा भी तो, मैं ना मलिक साहब को फोन कर दूंगा जी, अगली क्लास में जूस पिला दो को मत भेजना, ये ऑनलाइन लेगा क्लास। आइए, बेटा पे ऑफ हर हस्बैंड लोन, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन टू रीना कैपिटल 9,000। आगे चलो, इस क्वेश्चन को रीड करिए आप। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, देन सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि देखो आप कहोगे क्या हुआ, नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। अभी मैंने एक सवाल में जो मैंने आपको कराया था कि हमने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे दी और फिर बाद में वो एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है, तो फर्म का बैंक कम हो गया, पर फर्म पार्टनर से तो ले लेगी, तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट, और फर्म का कैश कम हो गया। तो यहां पे वो किसके बारे में पूछ रहा है? डेबिटेड। तो क्या एंट्री होगी इसके अंदर? ऑप्शन नंबर बी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? आगे चलो, करो ये जनरल एंट्री। करो ये जनरल एंट्री। फॉर्मेट मत बनाओ, नरेशन मत लिखो, कुछ मत लिखो, फटाफट एंट्रियां लिखो। अब चलो, एक बार वो हो गया ना। अरे दे रहे हैं यार, काका दे रहे हैं, देख ले भाई इसमें कौन सा चल रहा है। एक काम कर बेटा, तू आगे आ जा, इसके साथ, मनीष के साथ आ जा।
तू एक काम कर मनीष, अरे हेलो ऋषित तू इधर इधर आ जा तू इधर आ जा। तू इसके साथ बैठ जा। मेरे तो 5 एंट्री आते, मैं आगे चल पड़ूंगा चाहे कोई करे ना करे आंसर। जल्दी करो ये। जब सबका हो जाएगा तो फिर मैं एंट्री मैं बोलूंगा, आप चेक कर लेना। कोई नरेशन मत लिखो, कोई फॉर्मेट बनाओ, फटाफट एंट्री करते जाओ। चलिए मैं अब आंसर बोल रहा हूं। हो गया, वेरी गुड। आन्या देख क्या स्पीड से जा रही है आज। आइए सबका हो गया। पहला क्वेश्चन आंसर नोट करो, आंसर नोट करो। द फर्स्ट आंसर इज 40,000 के क्रेडिटर थे, डिस्काउंट पर 10%, रियलाइजेशन टू बैंक 36,000। चेक कर लो एंट्री। एंट्री नंबर 2, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था 50,000, श्रुति ले गई, रियलाइजेशन टू श्रुति कैपिटल 50,000। थर्ड एंट्री 5,000 के क्रेडिटर थे, डेटर इन फुल सेटलमेंट, सॉरी श्रुति कैपिटल टू रियलाइजेशन, श्रुति कैपिटल, इसकी एंट्री का मैंने कंप्यूटर ले गई, श्रुति कैपिटल टू रियलाइजेशन 50,000। क्रेडिटर वाली एंट्री वो आपको वहां पर आपको लिखना पड़ेगा ये ऐसे, नो एंट्री, तब जाके नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाया और उसे खाली छोड़ दिया, नो एंट्री लिखोगे तब नंबर मिलेंगे। अब आ जाओ एंट्री नंबर 4, डेबिट बैलेंस है, तो एंट्री कौन कौन पार्टनर थे, ए और श्रुति, अव्यान और श्रुति, तो अव्यान कैपिटल, श्रुति कैपिटल टू P&L 42,000 इन द रेशियो ऑफ 1:1, 21,000 रुपए, 21. देयर वाज ए ओल्ड फर्नीचर विद द फर्म विच हैड बीन रिटर्न ऑफ, अनरिकॉर्डेड हो गई, सोल्ड हो गई 9,000 की, बैंक टू रियलाइजेशन 9,000। एंड द लास्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्रुति कैपिटल 11,000। चलो आगे, चलें आगे, चलें आगे। बोल दो सर, थोड़ा वो करने दो स्टार्ट। जूस पिला दो मौसमी का। क्या प्रैक्टिस नहीं है, क्या रियल फीलिंग आ रही है? भाई अब एसेट ट्रांसफर हो गई है। हाँ बैंक लोन तो बेटा आउटसाइड लायबिलिटी है ना, होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी होगा। कर रहा हूं, उसका जूस पिलवाया ना, उसका भी नीचे जाने दे जूस। जल्दी कर ऋषित। चलें आगे ऋषित। चल रहा है इसमें कुछ, इसमें देख ले भाई ऋषित। ओ
हर्षित मिल गया। चलें आगे, चलें अब ऋषित, चलो आगे। देखो लॉस ले रखा 20,000, इसका आंसर मैं लिख लिया था, लॉस 20,000 है, फटाफट। शुभ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? चले, भेज तो दिया 20,000, पूरा दिखा किसने किया है। कोई बात नहीं, अरे नकल के लिए अकल चाहिए ने, थोड़ा बहुत तो काम खुद भी करेंगे ये ले भेज दिया। हाँ भाई चलूं आगे। बताऊंगा थोड़ी ना ये। आ जाओ ये वाला, ये यहां पे मैं लिख देता हूं। सवाल रीड करो। ये आदिश श्रेयांश पार्टनर है, ये आपकी बैलेंस शीट दे रखी है, और इसके बाद आपको रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बनाओ। तूने जाना है, जा, बस नहीं करना मैंने। ये लास्ट सवाल है ये, हाँ ये कर लो लास्ट, तेरा आंसर आ गया 20,000। जैन साहब ऊपर रिलाइजेशन अकाउंट तो लिख दो कम से कम, गंदी आदत तो मत डालो, टोपी तो पहनाओ उसे। अब तेरे से मनीष आनंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जसराज जल्दी, स्पीड, क्विक। समायरा हो रहे कि नहीं हो रहे? तू कहाँ है इतने दिनों से, 1 महीने से? नहीं बाकियों के तो थे नहीं, बाकी जो क्लास में आ रहे थे वो तो लल्ले थे। लल्ले क्या करी? और तो 10 से 12 तो बंद, कब की बंद हो गई है? दो वीडियो हैं, देख लियो। बताइए जरा धृति से यार, यार पब्लिक वीडियो है, 2 बार ग्रुप पे भेज दी गई हैं वो। हाँ अभी रुक जाओ बेटा, बैलेंस शीट कॉपी कर लिया आप सबने? आइटम में ज्यादा है। यह जनानी का लोन जाएगा इसकी रिलाइजेशन में। तूने बेटा बैंक लोन की पेमेंट करी है कि नहीं करी? क्रेडिटर की पेमेंट करी है कि नहीं करी? फिर तो नहीं आना चाहिए, फिर तो गेन आना, लॉस आना चाहिए तेरा। मैं आंसर भेज रहा हूं तुम्हारे को, चेक कर लेना। पार्टनर आपके थे बेटा, पार्टनर थे आदिश और श्रेयांश। बताओ अनन्या तेरा 5,000 आ गया कि नहीं आ गया? समीर, सुकृति, मैं भेज रहा हूं 5,000 भेज रहा हूं, दियो जरा इधर। हर्षित, कोई नहीं, अनटाइडी पंटाइडी नकली तो मारनी है। कोई बात नहीं, एक मिनट भैया सुन लो। ये देखो चेक करो, एल वाले चेक कर लो। ये ओएल वालों को भेज दिया, देखो चेक करो ये। देखो आंसर चेक करो, भेज दिया मैंने आंसर।